तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत बड़े आर्थिक बदलाव के बारे में। एक ऐसा ग्रेट रिवर्सल जिसने देश की अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर ही आप कह सकते हैं पलट कर रख दी। जरा सोचिए, 18वीं सदी में भारत से जो भी सामान बाहर भेजा जाता था उसमें से करीब करीब 75% सिर्फ और सिर्फ बने बनाए सूती कपड़े होते थे। मतलब भारत उस समय दुनिया का वर्कशॉप था जो अपने बेहतरीन कपड़ों से पूरी दुनिया को पहना रहा था। लेकिन फिर कुछ ही दशकों में यह आंकड़ा 75 से गिरकर सिर्फ 5% पर आ गया। एकदम से इतना बड़ा बदलाव। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? कैसे एक महाशक्ति का निर्यात इतना गिर गया? चलिए इसी कहानी को समझते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब अंग्रेजों के आने से पहले भारत असल में एक ग्लोबल इंडस्ट्रियल पावर हाउस था। ये सोचना कि तब भारत सिर्फ खेतीबाड़ी वाला देश था, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में भारत उस वक्त हाई क्वालिटी गुड्स बनाने में दुनिया का लीडर था। अरे ढाका की मलमल, कोरोमंडल की छींट, इनका तो पूरी दुनिया में बोलबाला था। यहाँ तक कि यहाँ का जो वर्थ स्टील था वो अपनी क्वालिटी के लिए मशहूर था। और भारत में बने जहाज, वो तो यूरोपीय जहाज़ों से भी ज्यादा मजबूत और किफ़ायती माने जाते थे। और नतीजा हमेशा एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट से कहीं ज्यादा होते थे। और इतना बड़ा व्यापार चल कैसे रहा था? इसके पीछे थी एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल सिस्टम जिसमें हुंडी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल होता था। आप इसे एक तरह का आज का बिल ऑफ एक्सचेंज समझ सकते हैं, जिससे दूर दूर तक व्यापार करना और पैसे भेजना बहुत आसान हो जाता था। और फिर आता है कहानी में एक नया मोड़, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। देखिए, अर्थव्यवस्था को बदलने से पहले उन्होंने एक काम किया, राजनीतिक और जमीनी कब्जा। और यही वो नींव थी जिस पर आने वाले सारे बदलाव टिके थे। सीधी सी बात है, पॉलिटिकल कंट्रोल ही इकोनॉमिक कंट्रोल की चाबी थी। ये जो नीतियां थीं, जैसे कि सब्सिडियरी अलायंस या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सिर्फ जमीनें हड़पने के लिए नहीं थीं। इनका असली मकसद था भारतीय अर्थव्यवस्था की नब्ज पर हाथ रखना। और इसी के जरिए उन्होंने धीरे धीरे पूरे सबकॉन्टिनेंट के एक बहुत बड़े हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो जैसे ही पॉलिटिकल कंट्रोल आया, खेल बदल गया। एक नई पॉलिसी लाई गई, वन वे फ्री ट्रेड, मतलब एक तरफा रास्ता। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद भारत के दरवाजे ब्रिटिश व्यापारियों के लिए पूरी तरह खोल दिए गए। लेकिन ब्रिटेन ने अपने दरवाजे भारतीय सामान के लिए बंद ही रखे। उन पर भारी भरकम टैक्स लगा दिए ताकि वो वहां के बाजार में टिक ही ना पाएं। तो अब आगे देखते हैं कि इसका असर क्या हुआ। इस नई पॉलिटिकल और ट्रेड सिचुएशन ने ऐसी पॉलिसीज को जन्म दिया जिन्होंने भारत की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को, आप कह सकते हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से खत्म कर दिया। और इस पूरे खेल में एक बहुत अहम किरदार थे गुमाश्ता। ये कंपनी के इंडियन एजेंट्स होते थे और इन्होंने कारीगरों और बाजार के बीच के पूरे रिश्ते की डायनामिक्स ही बदल डाली। देखिए, होता क्या था, पहले कारीगर आज़ाद थे, अपना सामान बनाते थे और जिसे चाहें उसे बेचते थे। फिर आया दद्दनी सिस्टम। इसमें गुमाश्ता कारीगरों को जबरदस्ती एडवांस पैसा यानी दद्दनी देते थे। और एक बार पैसा ले लिया तो आप कानूनी तौर पर बंद गए। अब आपको अपना सारा माल सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश को ही बेचना है, वो भी बहुत कम दाम पर। नतीजा, कारीगर धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंसते चले गए। और इसका नतीजा था रूरलाइजेशन या ग्रामीणीकरण। एक तरफ कारीगर कर्ज में डूब रहे थे, दूसरी तरफ ब्रिटेन की मशीनों से बना सस्ता माल भारतीय बाजारों में भर गया। अब लोकल इंडस्ट्री तो तबाह होनी ही थी। तो लाखों कारीगरों के पास अपने हुनर, अपने पुश्तैनी काम को छोड़कर गांव जाकर खेती करने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा। और ये आंकड़े इस पूरी कहानी को साफ साफ दिखाते हैं। देखिए, सिर्फ 50 साल में 1881 से 1931 के बीच इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग 2 करोड़ 10 लाख से घटकर सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख रह गए। और ये सारे लोग गए कहाँ? खेती में। खेती पर निर्भर आबादी 7 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो गई। मतलब जमीन के एक ही टुकड़े पर अब कहीं ज्यादा लोग निर्भर थे। बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो एक तरफ इंडस्ट्री खत्म हो रही थी और लोग खेती की तरफ भाग रहे थे। और ठीक इसी वक्त अंग्रेजों ने जमीन पर भी अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसे नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स लागू किए जिन्होंने जमीन की ओनरशिप और खेती के तौर तरीकों को जड़ से बदल दिया। मोटे तौर पर देखें तो 2 मेन अप्रोच सामने आई। एक जिसमें सरकार
और किसान के बीच जमींदार जैसे बिचौलिए रखे गए, और दूसरी जिसमें सरकार सीधे किसानों से यानी रैयत से टैक्स वसूलती थी। तो ये टेबल उन 3 बड़े सिस्टम्स को दिखाती है, जमींदारी, रायतवाड़ी और महलवाड़ी। नाम अलग अलग हैं, तरीके थोड़े अलग हैं, कहीं जमींदार बिचौलिया है, कहीं सीधे किसान से टैक्स ले रहे हैं, तो कहीं पूरे गांव को एक यूनिट मान लिया गया है। लेकिन इन सब का मकसद सिर्फ एक था, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू निचोड़ना। इससे किसानों पर क्या बीत रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और ये सिस्टम कितने सख्त थे, इसका एक उदाहरण है सनसेट लॉ। मतलब एक तारीख तय कर दी गई और अगर उस दिन सूरज ढलने तक जमींदार ने अपना लगान नहीं चुकाया तो उसकी जमीनें तुरंत नीलाम हो जाती थीं। इस एक कानून की वजह से कई पुराने और पारंपरिक जमींदारों ने अपनी जमीनें गंवा दी। तो आखिर में सारा बोझ किस पर आया? आम किसान पर। उन पर लगान का बोझ बढ़ा तो कर्ज भी बढ़ा। उनसे कहा गया कि खाने पीने की फसलें छोड़ो और कपास नील जैसी कैश क्रॉप्स उगाओ, क्योंकि ब्रिटिश इंडस्ट्री को उसकी जरूरत थी। अब किसान का पेट तो नील से नहीं भरता, ऊपर से इन फसलों के दाम ग्लोबल मार्केट तय करता था। तो नतीजा ये हुआ कि किसान साहूकारों के चंगुल में फंसते गए और देश में फूड सिक्योरिटी भी कम हो गई। तो इन सारी पॉलिसीज का, इंडस्ट्री को खत्म करने से लेकर जमीन पर नए नियम लाने तक, इन सब का जो मिला जुला असर हुआ वो था द ग्रेट रिवर्सल। ग्लोबल इकोनॉमी में भारत का जो रोल था वो 180 डिग्री घूम गया, पूरी तरह से उलट गया। वो भारत जो कभी दुनिया को बेहतरीन बने बनाए कपड़े और सामान बेचता था, अब सिर्फ ब्रिटिश फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल सप्लाई करने वाला देश बनकर रह गया। जो वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड था वो अब ब्रिटिश एम्पायर के लिए सिर्फ कच्चा कपास, नील और अफीम उगाने वाला एक खेत बन गया। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एक नज़र में दिखा देती है। 18वीं सदी, भारत एक टेक्सटाइल सुपर पावर, 75% एक्सपोर्ट कपड़ों का। फिर 19वीं सदी की शुरुआत में आती हैं वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसीज, और सदी के बीच तक आते आते तस्वीर पूरी तरह उलट जाती है। कपड़ों का एक्सपोर्ट धड़ाम से 5% पर आ जाता है और कच्चे माल जैसे रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट आसमान छूने लगता है। इस बहुत बड़े बदलाव ने ही मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी की नींव रखी, एक ऐसी विरासत छोड़ी जो बहुत कॉम्प्लेक्स है और जिसका असर आज भी महसूस होता है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, ये जो आर्थिक विरासत हमें मिली वो आज के भारत को किस तरह से प्रभावित करती है? ये सोचने वाली बात है।